बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो जनाब सुबह का आगाज़ करते हैं, लेकिन जहां पर मैंने आपको दीगर अपडेट्स देनी है वहीं पर सबसे पहले एक ऐसी खबर कि जिसको सुन के हर शख्स परेशान है और हर दिल गमज़दा है इस वक्त, लेकिन अच्छी खबर अभी भी हमारे साथ जो है वो शेयर नहीं की जा रही क्योंकि शायद मामलात ही कुछ ऐसे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब के हवाले से ये खबर है कि 16 घंटे से जायद का जो दौरानिया है वो गुजर चुका है रेस्क्यू अमल को, और अभी तक उनसे ना तो राब्ते की कोई इत्तला है और कहा यह जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर का मलबा है उसे ढूंढ निकाला गया है, लेकिन किसी भी शख्स के बचने की इत्तला नहीं मिली है। ताहाल ये ऑपरेशन अभी भी कोशिश की जा रही है कि अपने मंतक के अंजाम तक इस लिहाज से पहुंचे कि हेलीकॉप्टर में मौजूद जो शख्सियात है उन्हें बचाया जा सके, बिलखुसूस ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, लेकिन ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हो रही है किसी भी शख्स के जिंदा बच जाने की। तो 16 घंटे से जायद का ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहा और इसके बावजूद ताहाल किसी भी शख्स के बचने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हो रही है। मौसम इंतहाई ख़राब, आंधी तूफान बारिश, और यकीनी तौर पर ये सिर्फ मौसम उस जगह का उस इलाके का ही ख़राब नहीं है, बल्कि जो ईरान में रहने वाले लोग हैं जिन्हें अपने सदर से बहुत प्यार है, उनकी जो यूँ कह लीजिए कि नफ्सियात का आलम और उनके दिलों का आलम भी कुछ ऐसा ही होगा। एक तूफ़ान और एक कोहराम सा बरपा है पूरे ईरान में और न जाने किस तरह से ये वाक़या रूनुमा हुआ। ये बहुत ही एक मुश्किल मरहला है ईरान के लोगों के लिए। हमें याद है वो लम्हा कि जब ईरानी सदर पाकिस्तान पहुंचे थे पाकिस्तान के दौरे पर, और मैं और अनवार ही इस स्टूडियो से कमेंट्री कर रहे थे जब उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी थी। लाहौर के वो विज़िट पर थे और जाकर उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने जो तासुरात थे उन्हें कलम बंद किए, और एक वो प्यारा जेस्चर जिससे हम सब पाकिस्तानियों ने बड़ा अडोर किया था कि वो किस तरीके से जब वहाँ से अलविदा ले रहे थे तो वहाँ पर मौजूद जो गार्ड्स थे उनसे भी उन्होंने मसाफा किया। तो वो अच्छी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और अभी भी हम तो दुआ गो यही हैं कि जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक पूरा नहीं पहुँच जाता तब तक हर एक शख्स उनके लिए दुआ गो है कि वो महफूज और अल्लाह से कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। बाकी यही कहा जा सकता है कि हर शय पर अल्लाह ताला कादिर है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अभी टॉप स्टोरीज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। किर्गिस्तान में खराब हालात, पाकिस्तानी तलबा की वापसी शुरू। बानी पीटीआई ने छुरा घोंपा, नवाज शरीफ का इंकशाफ। मौसम शदीद गर्म, स्किन केयर के साथ मेकअप भी जरूरी। में ज़ेरे तालीम लेकिन दुल्हन के इस्तकबाल का मुनफरिद तरीका, नोटों का कालीन तैयार जो है वो कर लिया गया है। इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से कि जिनकी बड़ी तादाद दूसरे ममालिक में ज़ेरे तालीम है और पाकिस्तानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले ना होने पर नौजवान जो हैं वो सेंट्रल एशिया का रुख करते हैं। तो किर्गिस्तान में 10,000 से 12,000 तलबा ज़ेरे तालीम है और अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उन पर हमलों की खबरों ने तमाम पाकिस्तानियों को परेशान किए रखे और सूरत हाल जो थी वो मिस्री और किर्गिज तलबा में लड़ाई के बाद खराब हुई। लेकिन बहरहाल जो गुस्सा था वो पाकिस्तानी और भारतीय तलबा पर निकाला गया। कहा यह जा रहा है कि अब सूरत हाल कुछ कंट्रोल में है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी और भारतीय सफारतखानों ने अपने अपने ममालिक के तलबा को हॉस्टल्स तक महदूद रहने की हिदायत की। पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस वाक़े पर हमने देखा कि फौरी तौर पर एक्शन लिया और फिर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा फौरी तौर पर किर्गिस्तान के लिए जिन्होंने रवाना होना था वो नहीं जा सके। किर्गिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पर यह दौरा मनसूख करना पड़ा और अब बिश्केक से तलबा को लाने वाली परवाज़ जो है वो लाहौर पहुंच चुकी है और प्रवास के जरिए 140 जो तलबा हैं उन्हें वतन वापस पहुंचने पर खुसूसी परवाजें जो थी उनके जरिए पहुंचाया गया। और फिर हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उन्हें वहां पर एयरपोर्ट पर रिसीव किया और वहां पर मौजूद जो स्टूडेंट्स थे उनसे बातचीत की और वहां से उनके मामलात जाने। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टूडेंट किर्गिस्तान डॉक्टर अरबाज अरशद हमारे साथ मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरबाज, कैसे हैं आप? डॉक्टर अरबाज, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अरबाज, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप अभी भी किर्गिस्तान में हैं, फिर आप वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं?
मैं वापस पाकिस्तान पहुंच चुका हूँ। अच्छा अरबाज, ये बताइएगा किस तरह से आप लोगों का इनखला मुमकिन हुआ, किस तरीके से आप लोग वहां से पाकिस्तान पहुंचे और ये मामला एक्चुअली था क्या? एक्चुअली ये मामला जो था ये इजिप्शियंस की वजह से था। मिस्री कुछ स्टूडेंट थे, हम्म। उन्होंने लोकल्स के साथ जो है वो फाइट की थी, क्योंकि आए दिन जो है वहाँ पे कोई इस तरह के मामलात होते रहते हैं। जो लोकल हैं उन्होंने जो मिस्री लड़की थी उसके साथ जो है उन्होंने उसको हिरासा किया था, जिसकी वजह से जो है ये पूरा वाकया हुआ है। तो 16 मई को ये हुआ था, तो 17 मई जो है 17 मई को तकरीबन इन्होंने ये वीडियोस वगैरह वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, जिसके बाइस जो है वो कुछ अजीब जो है वो कैप्शंस उन्होंने डाले हैं। तो उसके बाद जो है ये सारा ये मामला हुआ है। तो हम ये इधर के जो लोग हैं उन्होंने सारा गुस्सा पाकिस्तानियों पे, बंगालियों पे, इंडियंस पे, जितने भी गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे फॉरेन, सबके ऊपर जो है उन्होंने फिर हमला किया है। ठीक। अच्छा डॉक्टर अरबाज, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कैमरे से थोड़ा सा पीछे होके बैठिए ताकि आपका पूरा चेहरा जो है वो हम लोग टेलीविजन स्क्रीन पर नुमाया करके दिखा सकें। और दूसरा ये भी कि आपने बताया कि ये मामला तो करगिज स्टूडेंट्स और मिस्री स्टूडेंट्स के दरमियान था, लेकिन आपने कहा ना कि इससे पहले भी इस किस्म की लड़ाइयाँ और मामला होते रहते हैं, तो क्या वजह है कि इस बार जो गुस्सा था उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे निकाला, इंडियन स्टूडेंट्स पे निकाला, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पे निकाला? ये जो किर्गिज़स्तान के जो लोग हैं ये रेसिस्ट हैं, नस्ल अच्छा। परस्त, और इनके अंदर कौमियत परस्ती जो है वो भी पाई जाती है। और इसके अलावा जो मज़हब की बुनियाद पे भी है, आए रोज़ जो है वो इस तरह के कोई मामलात करते रहते हैं। इंडियंस के ऊपर कभी-कभार गुस्सा निकाला जाता है और पाकिस्तानी जो है वो उनके ऊपर भी जो है इस तरीके से दावा बोल देते हैं। अच्छा अरबाज, ये बताइएगा कितने अरसे से आप लोग किर्गिज़स्तान में मौजूद हैं और कितना वक्त हो गया आपको वहां पर तालीम हासिल करते हुए? मुझे मुझे किर्गिज़स्तान में तकरीबन ये मेरा लास्ट ईयर 5 इयर्स हो चुके हैं मुझे। हम्म। तो रिसेंटली जो है मैंने माइग्रेशन वहाँ से ले ली है। ठीक है। और पिछले 5 सालों में इस किस्म के कितने कोई वाकयात हुए होंगे कि जिससे आप लोगों ने भी, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी महसूस किया, इंडियन कम्युनिटी ने भी महसूस किया, और किसी की कोशिश रही हो कि चले हम पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात कर लें और ये जो मामला स्टूडेंट्स के साथ पेश आते हैं उनको इस बारे में आगाह किया जा सके? ये 2010 से लास्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था। तो किर्गिज़स्तान और जो उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं इनकी आपस में मामलात इसी तरह खराब हुए थे, और तब भी इन्होंने गुस्सा जो है इस जो जितने भी गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे, लोग थे, उनके ऊपर इन्होंने निकाला था। उसके बाद भी तकरीबन ये मामलात चलते रहते हैं। कभी इंडियंस के ऊपर जो है रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाके बगैर किसी बात के जो है वहाँ पे हमला कर देते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी, ये कंट्री जो है ये सेफ नहीं है किसी भी लिहाज से, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, जो ये और मामला यहाँ रोनुमा पे हुआ है उसके बाद तो कुछ भी कहना जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस हॉस्टल्स में आप लोग रह रहे थे वहां पर सिक्योरिटी इतनी अलर्ट नहीं थी कि ये गुंडे जो थे, वो गुंडे ही कहूंगी नहीं, ये स्टूडेंट्स फिर कहीं से नहीं लगते जो इस तरह से किसी की असमतों पर, किसी की इज्जतों पर अपना हाथ डालें। ये घुस गए, इन्होंने धावा बोल दिया और फिर आप लोगों को मारा पीटा, क्योंकि जिस किस्म की खौफनाक वीडियोस बनकर यहाँ पर आ रही थी, डेफिनेटली आपके वालिदैन भी बहुत ज्यादा परेशान थे, पूरा पाकिस्तान बेहद परेशान था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जितने भी लॉज रेगुलेशंस जो हैं, इनकी जो अदलिया आला हुकाम है, वो सारे इनकी लोकल को फेवर करते हैं। इवन कि अगर आप राइट पे भी हैं तो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पे चल रही है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो खुद अपनी मौजूदगी में ये सारा काम करवा रही है, और किस तरीके से हॉस्टल्स के अंदर जो है ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हमारे जितने भी वहाँ पे हॉस्टल हैं, एक हॉस्टल के अंदर कोई 2000 3000 स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट्स की वहाँ पे है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी जो इनके जो लोकल हैं, जब इस तरह का कोई भी मामला होता है तो इनके अंदर यूनाइटेड मुत्तहिद हो जाते हैं ये लोग, मतलब एक जत्थे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। होके उस जो है ये सारे मामलात करते हैं। अच्छा, जिस वक्त जितने भी फ्लैट ऑनर्स हैं वो कॉल्स कर करके बता रहे हैं लोकल्स को
वो क्राउड को बता रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रह रहे हैं और यहाँ पे जाके आप लोग जो है इनको टारगेट करें। सही, मतलब खुदा ना खास्ता वहाँ के जो अपने लोग हैं वो भी इस सारे मामले में मुलव्वस हैं, तो न जाने कोई एक बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता था। लेकिन ये बताइएगा फिर किस तरीके से आप लोग वहां से निकले। एनीवेज एक इंतहाई अहम खबर है, सॉरी टू इंटरप्ट यू इब्राहिम, डॉक्टर अरबाज आपसे दोबारा बात करते हैं इस मामले पर, लेकिन अब एक इंतहाई अहम खबर है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे। और ये वही खबर है कि जिसके हवाले से मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों को इत्तला दी थी, और खबर यह है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ऐसी खबर जो कि वाकई में ईरानी लोगों के लिए इस वक्त इंतहाई अफसोस की खबर है उनके लिए। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहूँगी कि ईरानी सदर जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने इस खबर की जो है वो बाकायदा तौर पर अब तस्दीक कर दी है। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसे में वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी समेत तमाम सवार भी शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर के मलबे से जिंदगी की कोई निशानी नहीं मिली है। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा खोइलर गांव के करीब से मिला है, जबकि ईरानी नायब सदर बराए इंतजामी उमूर मोहसिन मंसूरी ने भी शहादत की तस्दीक कर दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ईरानी मीडिया जो है वो अभी तक इस मामले पर खदशे का इजहार कर रहा है। बहरहाल लेकिन जो ये खबर है उसके मुताबिक हम आपको यही बता रहे हैं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं, और ईरानी मीडिया इस बात की तस्दीक करता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी मेहर न्यूज़, जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हादसे में वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी समेत तमाम सवार भी शहीद हो गए हैं, जबकि हेलीकॉप्टर के मलबे से जिंदगी की कोई निशानी नहीं मिली है। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा खोइलर गाँव के करीब से मिला है, और ईरानी नायब सदर बराए इंतज़ामी उमूर मोहसिन मंसूरी ने भी शहादत की तस्दीक की है। इंतहाई अहम अपडेट है जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि 16 घंटे से जायद का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी रहा। खोइलर गांव में मौसम की खराबी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में जो रेस्क्यू एहलकार हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि ऑपरेशन तातुल का शिकार रहा। लेकिन अब ये इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये अफसोसनाक खबर हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन एक और खबर है, एक और अपडेट है जो कि अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं देना चाहूँगी। यहाँ पर के कराची और सिंध समेत मुल्क के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर गर्मी की जो शिद्दत है वो बेहद बढ़ती चली जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी अपडेट किया था कि आइंदा आने वाले जो 20-25 दिन हैं उसमें हीट वेव के अब 2 स्पेल्स जो है वो भी आना बाकी हैं। लिहाजा कराची में इतवार के रोज भी शदीद गर्मी का राज रहा, और शाम होने के बावजूद भी सूरज की तपिश में बिल्कुल भी कमी नहीं आ सकी। नवाब शाह में सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, और शहर में शदीद गर्मी के बाद दिन भर बाजारों और सड़कों पर सन्नाटे का राज रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में 21 से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिंध से हिफाजत इक़दामात से मुतालिक एडवाइजरी जो है वो अपनी जारी कर दी है। लिहाजा गर्मी की जो लहर है वो कितनी शदीद होने जा रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महकमा सेहत पंजाब ने भी हीट वेव से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बहावलपुर, रहीमिया खान, गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव शदीद हो सकती है, और तमाम हॉस्पिटल्स में हीट वेव्स काउंटर्स जो है वो कायम करने का कहा गया है। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, और इसलिए सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखें और गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अपने सरों को ढांप के रखें, किसी भी गीले कपड़े से, किसी गीले तौलिए से, अपने कंधों पर वो गीला तौलिया ज़रूर रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए, और जो मौसमी फल हैं जिसमें तरबूज है इसका जो इस्तेमाल है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल बना लीजिए। फालसा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, कोशिश कीजिए कि आप फालसे का जूस बनाकर पीजिए। इसके अलावा जो ठंडी मीठी लस्सी होती है या दही वाली लस्सी है, दही का इस्तेमाल सुबह के नाश्ते में अपना बढ़ा दीजिए। ये वो छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो कि आप घरों के हद तक ही ले सकते हैं। कुछ बच्चे अक्सर ही कहते हुए नजर आते हैं कि चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम स्कूल या कॉलेज से वापसी पर सर पर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो खुद सोचिए, अगर आप लोग सर पर हेलमेट भी नहीं पहनेंगे तो जो सूरज की तपिश है, सूरज की शॉएं हैं, वो डायरेक्ट आपके सर को इफेक्ट करेंगे। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि कोई छोटा सा टॉवल जो होता है उसको गीला करके अपने सर पे रखें या अपने कंधों पे रखें, और उसके बाद आप हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि अगर आंखों में भी बहुत ज्यादा सूरज की शॉएं जाएंगी तो खुदा ना खास्ता
आपका जो आय बैलेंस है वो मुतासिर हो सकता है और किसी हादसे का सबब बन सकता है। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, ये पाकिस्तान। ब्रेक के बाद अभी आपको एक अहम खबर देंगे और इंतहाई अफसोस के साथ कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब से कुछ देर पहले हमने ये खबर आपके साथ शेयर की थी, लेकिन ईरानी मीडिया की जानिब से खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद कोई उम्मीद की किरण बाकी बची हो, लेकिन अब जो ईरानी मीडिया है वो भी बाकायदा तौर पर इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया इस बात की तस्दीक कर चुका है। आपको बताएं कि न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसे में वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी समेत तमाम सवार भी शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर के मलबे से ज़िंदगी की कोई निशानी नहीं मिली। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा खोइलर गांव के करीब से मिला, जबकि ईरानी नायब सदर बराए इंतजामी अमूर मोहसिन मंसूरी ने भी शहादत की तस्दीक कर दी है। इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं और ईरानी मीडिया बाकायदा तौर पर अब इस बात की तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसे में वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी समेत तमाम सवार भी शहीद हो गए हैं और उनके हवाले से भी कोई जिंदगी की निशानी नहीं मिली है। यह हादसा सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को खोइलर गांव के करीब पेश आया, जहां पर 16 घंटे से ज़ायद ऑपरेशन जो था वो रेस्क्यू जारी रहा। कोशिश की जाती रही कि किसी भी तरीके से उस मलबे के ढेर तक पहुंचा जा सके या उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचा जा सके, लेकिन अब जबकि तमाम रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं तो वो इस खबर की तस्दीक कर रही हैं कि वहां पर किसी भी जिंदा शख्स की कोई निशानी नहीं मिली है। और बाकायदा तौर पर अब तमाम ईरानी जो मीडिया है वो इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर में शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसे में वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी समेत तमाम सवार भी शहीद हो चुके हैं। 16 घंटे से ज़ायद का ये जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और जितने भी तमाम मुस्लिम उम्मा है वो इस बात के लिए हमें दुआगो नज़र आती रही कि किसी तरीके से ईरानी सदर इब्राहिम की कोई भी जो शवाहिद हैं वो मिल सके, लेकिन अफसोस के साथ ये खबर अब मौसूल हुई है कि उनके बच जाने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई और उनकी शहादत की ये खबर अब तमाम लोगों को मौसूल हो रही है। ये इंतहाई दुख की घड़ी है ईरान के लोगों के लिए और इस सदमे से निकलना बहैसियत कौम उनके लिए न सिर्फ मुश्किल होगा, लेकिन इस दुख की घड़ी में पाकिस्तानी कौम भी उनके साथ खड़ी है। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके साथ अफसोसनाक वाक़या शेयर करेंगे कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इंतकाल फरमा गए हैं। उनकी शहादत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 16 घंटे से ज़ायद का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहा, लेकिन बावजूद इसके कि कोई किसी शख्स के बचने की इत्तलात मौसूल होती, जो ईरानी मीडिया है वो इस बात की तस्दीक कर चुका है कि अब ईरानी सदर जो है वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो चुके हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया अपने वक्त देने के लिए। ताहिर साहब, इंतहाई दुख की घड़ी है ईरानी लोगों के लिए, ईरानी कौम के लिए और बशमूल न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। हर कोई, हमने देखा कल भी तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कि उनके लिए दुआ गो था कि किसी भी तरीके से उनके बचने की कोई एक खबर जो है वो सामने आ जाए, लेकिन अफसोस की ये दुख की घड़ी है ईरानी कौम के लिए भी और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए भी कि उनके बचने की कोई खबर मौसूल नहीं हुई और अब उनकी शहादत की तस्दीक हो चली है। भाई भी हैं, भाई भी हैं, तारीख है, हमारी जुबान पे असर है, हमारी कल्चर पे असर है। बल्कि इलामा इकबाल से तो जो प्यार है ईरान वालों का वो तो वाले लाहौरी के नाम से कहते हैं। आपको याद है मरहूम सदर ने जब पाकिस्तान उनकी फातिहा के लिए गए थे, तो मुझे लगता है कि जैसे एक आधा पाकिस्तान का वो जो रिश्ता है उनसे ईरान से, और वाकई एक बड़ी हम दुआ
मलिक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन और मैं बिल्कुल एक लफ्ज़ भी आपका कहा अदा किया सुन नहीं पा रही। मेरे प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा टेक्निकल इशू को सॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं मलिक साहब को सुन नहीं पा रही हूँ। बट एनीवेज, मीनवाइल जब तक हम ये टेक्निकल इशू रिजॉल्व करते हैं, एक बार फिर से मैं अपने व्यूअर्स को आगाह करना चाहूँगी कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत की खबर जो है वो मौसूल हो चुकी है और उनकी शहादत की तस्दीक हो चुकी है। बाकायदा तौर पर ईरानी मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसमें कोशिश की जाती रही कि किसी भी तरीके से जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे तो उन्हें जिंदा हालत में पाया जाए। अब ये खबर है कि वो नहीं रहे हैं और यकीनी तौर पर ये ईरान के लोगों के लिए एक दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में तमाम मुस्लिम उम्मा बशमूल पाकिस्तानी अवाम हम उनके साथ खड़े हैं। आपको बताएं कि ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक है और ये खबर कहर बनकर ईरानी कौम पर टूटी है और ये इंतहाई दुख की घड़ी है, जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ईरानी जो मीडिया है, ईरानी कौम जो है वो इस वक्त इस खबर को जिस तरीके से उन्होंने उन तक ये खबर पहुंची होगी, दुआ को थे तमाम लोग, तमाम अफराद, तमाम मुस्लिम उम्मा कि किसी भी तरीके से उनके ज़िंदा बच जाने की इत्तला मिल जाए, उनके ज़िंदा बच जाने की खबर मौसूल हो जाए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। यहाँ तक कि जो तुर्की है उसने भी इसमें अपना पूरा किरदार अदा किया रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल और कामिल बनाने में, लेकिन बावजूद इसके कि वो हमें ज़िंदा बच जाने की खबर की तस्दीक होती, अब ये खबर हमें मौसूल हुई है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा समेत तमाम सवार अफराद इस हेलीकॉप्टर के शहीद हो चुके हैं। और अभी आपको अपडेट करते चलेंगे, इस वक्त जो ये ख़बर मौसूल हुई है यकीनी तौर पर उसने एक कोहराम बर्पा कर दिया है तमाम मुस्लिम उम्मा में और यकीनी तौर पर ईरानी कौम जो है वो भी इस वक्त इस दुख की घड़ी में जिन जज्बात का इजहार कर रही होगी, जिस सदमे का इजहार कर रही होगी, यकीनी तौर पर उसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। बहरहाल आज़रबाईजान टेलीविज़न पर चलाया जाने वाला एक क्लिप जो कि ईरानी सदर और आज़रबाईजानी सदर के दरमियान आखिरी मीडिया टॉक थी, उस हवाले से ये बताया गया कि कुछ लोग हमारी मुलाकात पर खुश नहीं होंगे लेकिन हमारे लिए ये अहम नहीं है। ताहिर मलिक साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक साहब, गुफ्तगू कंप्लीट कीजिएगा। मलिक साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। ताहिर मलिक साहब से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हवाले से एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे। तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अगर आप देख सकें तो पाकिस्तान समेत दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक में इस वक्त एक दुख की कैफियत है, एक दुख की घड़ी है और इब्राहिम रईसी की शहादत के हवाले से जो मिलने वाली खबर है उसने सभी को गमज़दा कर दिया है। हम सभी लोग उनके लिए दुआ गो थे कि न जाने कोई मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि जिसमें उनके बच जाने की खबर, उनके बच जाने की इत्तला हमें मौसूल हो। 16 से 18 घंटे के दरमियान का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहा, लेकिन मौसम की सख्ती और मौसम की ख़राबी के बायस कहा जाता रहा कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी अपना ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल करने में उन्हें भी दुश्वारी पेश आ रही थी। लेकिन अब जबकि ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और रेस्क्यू टीमें उस जय वक़ुआ पर पहुंची जहां पर यह हादसा रूनुमा हुआ, वहां पर उन्होंने मलबे का ढेर पाया उस हेलीकॉप्टर को कि जिसमें ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा सवार थे और उनका अमला सवार था और उनकी शहादत की बाकायदा तौर पर तस्दीक हो चुकी है। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर मलिक साहब। बड़ा अफसोसनाक है जी। आप मतलब पहले भी मैंने यही कहा था जब आप कह रही थी कि आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा वो समझ ले कि पाकिस्तान का जो ईरान से ताल्लुक है वो एक बड़ा खास है। हमारे कल्चर पे, हमारे मजहबी रिलेशन है, हमारे तजारती रिलेशन है, तो वो इतना ज्यादा ताल्लुक है कि मुझे अच्छी तरह याद है जब भी मैं कभी ईरानी लोगों से मिलता हूँ तो इलामा इकबाल का खास जिक्र होता है, उनकी शायरी। तो वो इस तरह से समझ ले कि एक सेकंड उनका घर है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए ईरान एक सेकंड घर है। तो बड़ी दुख की समझता हूँ, बड़ी तकलीफ की खबर है और ये पाकिस्तान की हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे, अवामी सतह पे इस पे गम है और आई एम श्योर कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी, पाकिस्तान की हुकूमत उस पर अपना इजहार करेगी गम का और हम डेफिनेटली ईरानियों के गम में शरीक हैं और दुआ गो है कि उनको सब्र दे, जो मेरे ख्याल में एक अलमिया है डेफिनेटली।
अच्छा मलिक साहब, ये यूं कह लीजिए कि हम किसी भी मामले को हवा तो नहीं दे रहे, लेकिन खुद आज़रबाईजान के जो सदर हैं, जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो इस मुलाकात के बाद उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि कुछ लोग हैं जो कि इस मुलाकात से और ईरानी सदर की आज़रबाईजान आमद से खुश नहीं हैं। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ और अनासर भी कार फरमा हो सकते हैं? देखिए, जो रीजन है हमारा, जिसमें ईरान और ये सेंट्रल एशिया भी शामिल है, मतलब वो जगह छोटा मुंह बड़ी बात, हम सारे मीडिया के लोग हैं। आपको पता ही है कि ईरान की अगर जो हिस्ट्री आप देखें उसमें इंटरनेशनल बेस्ट की बड़ी साजिशें भी हैं बेशुमार। आपको पता है उनके ऐसे जो टॉप के उनके जो कमांडर थे, उनके आर्मी जर्नल थे। अब जो उनकी रिसेंटली जो इसराइल से लड़ाई हुई है वो भी यही आर्गूमेंट था। उनका आर्गूमेंट क्या था कि जनाब सीरिया एक मुल्क है, उसमें एक एम्बेसी है इनके ईरान की। अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको दे दूं तो उनका कहना ये था कि जो एम्बेसी होती है किसी भी मुल्क की, किसी जगह वो उस मुल्क का हिस्सा होता है। तो वो वहां पे जब उनका जर्नल मारा गया तो ईरान का आर्गूमेंट ये था कि वो सीरिया नहीं था, वो शाम नहीं था, वो ईरान की जमीन थी। तो आपने हम पे हमला किया, अब हम उसका जवाब इसराइल पे हमले से दे रहे हैं। तो ईरान की जो दुश्मनी कह लें या इसराइल वेस्ट कह लें, वो तो हमले तो आपको मतलब मुझे 70s लेट याद आ गया, बहुत पुरानी बात है ये। 79 में भी ईरान पे अमेरिका का एक पूरा हमला हुआ था, एक होस्टेज का क्राइसिस दुनिया में बहुत बड़ा था। ईरानियों ने, नौजवानों ने वहाँ की जो अमेरिकन एम्बेसी थी उस पर कब्जा कर लिया। तो कई महीने कब्जा रहा था, फिर अमेरिका ने उसमें मिलिट्री एक किस्म का हमला किया, वो भी नाकाम हुआ। तो इसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है जो आपने सवाल किया, रीजनली भी, इंटरनेशनली भी, वेस्ट वाइज। तो बिल्कुल मलिक साहब, जैसे कि अभी आपने भी कहा ना कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन देखिए ना, आप भी माशाल्लाह एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़त की तालिब इल्म हूँ। सवाल और खदशात तो इसी बात को जन्म दे रहे हैं कि जैसे इतना हाई प्रोफाइल ये विजिट था जिसमें ईरानी सदर खुद मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, गवर्नर मौजूद हैं, आप आज़रबाईजान जा रहे हैं। तो वेदर कंडीशंस को जब हम लोग एक आम फ्लाइट ले रहे होते हैं तो हम मलहूज़े खाते रखते हैं कि आया कि क्या वेदर कंडीशंस होगी जहाँ पर हमने फ्लाई करना है। तो किस तरह से इस दौरे की इजाजत दे दी गई, या कुछ मद्देनजर नहीं रखा गया, या किसी बात पर गौर नहीं किया गया? देखिए, इतना तो हमें भी समझ है ना, प्रोटोकॉल है, एक दुनिया में एक निजाम है। पाकिस्तान में आपको पता है उसको हम ब्लू बुक भी कहते हैं। अब तो मेरे जैसे, आप जैसे जो आम लोग हैं, अगर हम घर से अपनी बहन के घर दूसरे शहर जाते तो हम इंटरनेट पे देख लेते हैं जी कल क्या वेदर होगा, मौसम कैसा होगा। मतलब ये मेरे ख्याल में जो आपका आर्गूमेंट है बड़ा सॉलिड है और बड़ा वेल कनेक्टेड है। ये तो रियासती सतह पे तो जो मालूमात है या जो आपके पास मशीनरी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हम आम बंदे से तो 100 गुना ज्यादा होती है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा वाकया हो गया। टेक्निकली फॉल्ट होता तो उसमें भी शक हो रहा था। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना, शक तो जाएगा, क्योंकि खास तौर पे ईरान के हवाले से अगर आप रिसेंटली देखें 10 साल में, तो मेरा के बाद एक बार फिर से जिक्र करते हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के हवाले से, और आपको खबर दें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार से शहादत का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसे में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर समेत सवार तमाम अफराद भी शहीद हो गए हैं, जबकि हेलीकॉप्टर के मलबे से ज़िंदगी की कोई निशानी नहीं मिली है। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा खोइलर गांव से मिला है, जबकि ईरानी नायब सदर बराए इंतजामी उमूर मोहसिन मंसूरी ने भी शहादत की तस्दीक कर दी है। जाए हादसा पर मैयतों की तलाश का अमल इस वक्त हाल जारी है, और बताया ये जा रहा है कि अब नायब सदर मोहम्मद मुखबर अबूरी सदर का मनसब संभालेंगे। ताहम इब्राहिम रईसी इस्लामी जमहूरिया ईरान के 8वें सदर थे, और ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे में डैम के इफ्तिताह के बाद ईरानी शहर तबरेज़ जा रहे थे कि जिस वक्त उनके हेलीकॉप्टर को ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। आपको बताते चलें कि इस हेलीकॉप्टर में न सिर्फ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सवार थे, बल्कि वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती, तबरेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम, सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मौसवी, और बॉडीगार्ड्स और हेलीकॉप्टर्स का अमला भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार था। और इसमें से किसी एक शख्स के भी मिल जाने की कोई
नवीद नहीं, कोई ख़बर नहीं। ये इंतहाई दुख की घड़ी है ईरान के लोगों के लिए, ईरानी बहन भाइयों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, और हर मुस्लिम शख्स और हर कोई दर्द दिल रखने वाला शख्स और फ़र्द इस दुख की घड़ी में ईरान के लोगों के साथ है। कल ये ख़बर जब पाकिस्तानी मीडिया को भी मिली, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हमने देखा कि किस तरीके से तमाम लोग अपने दुख का इजहार कर रहे थे और हर कोई उनके लिए दुआ गो हमें नज़र आया कि शायद किसी तरीके से मुआवजा हो जाए और उनका हेलीकॉप्टर जो है वो सही सलामत मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे तला मिल जाए कि जिसमें ईरानी सदर और उनके तमाम बाकी साथियों के सही होने की, उनकी सेहतयाबी की दुआ जो थी वो की जाती रही। लेकिन अब ये ख़बर है कि ये जो है वो इंतहाई अहम मामला जो है वो पेश आया है। और अभी आपको एक अपडेट देंगे, अहम ख़बर देंगे कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो है वो इसहाक डार से मुलाकात के लिए दफ्तर ख़ारजा पहुँचे हैं, जिसके मनासिर हम आपको इस वक्त बराह रास्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान जो है वो दफ्तर ख़ारजा पहुँचे हैं और ये ताज़ा मनासिर हैं जो कि हम आपको आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस पर बराह रास्त दिखा रहे हैं। इसहाक डार के हमरा इस वक्त हमें तुर्क वज़ीर ख़ारजा दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई अहम दौरा और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जो है वो मुलाकात हुई है इसहाक डार से और वज़ारत ख़ारजा उनकी आमद हुई है। हाकान फिदान तुर्क वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि पहुँचे हैं पाकिस्तान और इसहाक डार साहब से उनकी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो हम आपको आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर इस पर बराह रास्त दिखा रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा से जो है मुलाकात तुर्की वज़ीर ख़ारजा की होने जा रही है और दफ्तर ख़ारजा के मनासिर थे जो कि हमने आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाए। एक तरफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर हमें मौसूल हुई है, तो दूसरी तरफ कुछ अहम मुलाकातें हैं जो है उनका सिलसिला भी जारी है। लेकिन जब एक अहम मुलाकात का मैं जिक्र कर रही हूँ तो वहीं पर जो अज़रबैजान के सदर हैं उनसे जब ये मुलाकात हुई ईरानी सदर की, तो उसके बाद उन्होंने जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बरमला इस बात का इजहार किया कि कुछ लोग हैं जो कि इस आमद से, इस मुलाकात से नाखुश हैं, न जाने किन लोगों की तरफ उनका इशारा था, लेकिन उनके खदशात ऐसा ही मालूम हो रहा है कि दुरुस्त साबित हुए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जो शहादत की खबर है यकीनी तौर पर वो ईरान के लोगों के लिए इस वक्त इंतहाई दुख की घड़ी है और कोई एक शहादत का मामला नहीं, यहाँ पर न जाने कितनी मैयतें हैं कि जिनके हवाले से इस वक्त जो कि ईरानी रेस्क्यू अमला है वो इस वक्त परेशान है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी उसमें मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, मशरक़ी अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, तबरेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम, सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मौसवी और बॉडीगार्ड हेलीकॉप्टर का अमला भी इसमें मौजूद है। कहा जाता है कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि प्रोटोकॉल के साथ आगे पीछे मौजूद थे और ऐसे में मौसम की सख्ती और मौसम की ख़राबी के बाइस ये ईरानी सदर के जो हेलीकॉप्टर है उसको ये हादसा रूनुमा हुआ। प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और जब उनसे मैंने इस मामले पर गुफ्तगू की तो उनका भी यही बताना था कि लग ऐसे रहा है कि छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन न जाने कहीं ना कहीं कोई खदशा दिल में मौजूद है। हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिद अल-मशरिकी साहब का रब्ता हुआ है, उनसे इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका वक्त देने के लिए। इंतहाई दुख की घड़ी है ईरानी लोगों के लिए, ईरानी कौम के लिए, ईरानी बहन भाइयों के लिए और यकीनी तौर पर तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इंतहाई दुख की बात है, ना सिर्फ ईरानी कौम के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन हालात के अंदर ये हादसा हुआ है, जिस अंदाज में ये हादसा हुआ है, बिलाशुबा बहुत सारे सवालात तो ज़रूर खड़े हो गए हैं और मैं ये जानता हूँ कि खुद ईरानी हुकूमत भी इसकी तहकीकात करेगी भरपूर तरीके से कि ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह हुआ। क्योंकि शायद आपको पता हो कि नहीं, कुछ 2-3 दिन पहले की बात है कि ईरानी सदर ने मरहूम ने खुद कहा कि मुझे किसी हादसाती मौत का शिकार किया जा सकता है और फिर उन्होंने अपना जो है वो जानशीन तक भी नामजद करने की बात की। तो बैनुल-अक़वामी हालात और मामलात को देखते हुए बहुत सारे सवालात तो खड़े हो गए हैं, जो कि बज़ाहिर तौर पर ये एक मौसमियाती
खराबी की वजह से होने वाला हादसा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने देखा कि ईरान के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बहुत एहतियात की जाती है और ख़ुसूसन हाँ अब्दुल मशरकी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस मामले पर मजीद आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी बराह रास्त लेके चलेंगे अपने नाजरीन को कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लाहौर एयरपोर्ट पर, कि जहाँ पर किर्गिज़स्तान से खुसूसी तैयारा जो पाकिस्तानी तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुँचा है, वहाँ पर वो तलबा का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। तकरीबन 170 के करीब ये तलबा बताए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान पहुँचे हैं, और बहुत ये अच्छी खबर है तमाम उन तलबा के वालिदैन के लिए कि उनके बच्चे, उनके लख्ते जिगर पाकिस्तान सही सलामत पहुंचे हैं। इंतहाई एक इवेंटफुल डे है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी लोगों के लिए, कि जहां पर एक तरफ हम ऐसी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जिसने पाकिस्तानी कौम को भी इस सदमे से दो चार कर रखा है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हवाले से, कि वहीं पर 16 मई की रात को ये वाक़या रूनुमा हुआ किर्गिज़स्तान में, कि जहां पर पाकिस्तानी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया किर्गिज़स्तान के तलबा के जानिब से। यकीनी तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने हाथों में हथियार लिए हों और वो बगैर किसी लिहाज के किसी भी कौम के बच्चों पर धावा बोल दें, उनको स्टूडेंट कहना, उनको तलबा मानना यकीनी तौर पर एक मुश्किल ही मरहला होगा, या फिर ऐसे में अल्फाज का चुनाव करना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन ये एक अच्छा लम्हा है कि जब फूलों के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है और अपने ही बच्चों को अपने ही वतन में वेलकम किया जा रहा है। इससे पहले भी एक फ़्लाइट जो कि पाकिस्तानी तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंची और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इन स्टूडेंट्स का इस्तकबाल किया और उनसे दरियाफ्त किया कि क्या मामलात हुए। आज लाहौर आई है, एक इस्लामाबाद आई है, ये दूसरी फ़्लाइट लाहौर लैंड की है। तो ये 170 अफराद जो हैं हमारे स्टूडेंट्स वो इस पे आए हैं। तकरीबन आज जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान पहुंचे हैं 540 हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे हालात बड़े तशवीशनाक रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स में बड़ा खौफ व हिरास फैला रहा है और बड़ी कशीदगी रही है। तो वज़ीर आज़म साहब की हिदायत थी, बेहद खौफ व हिरास फैला रहा। हमारे स्टूडेंट्स की नफ्सियात जो थी वो भी जो थी उन पर भी एक बहुत गहरा असर पड़ा। एनीवेज अता तारड़ साहब की गुफ्तगू हमने आपको बराह रास्त दिखाई। एक बार फिर से हामिद मशरकी साहब की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। हामिद साहब प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि इंतहाई अफसोस की घड़ी है ईरान की पूरी कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन मौसमियाती अंदाज में जिस अंदाज में ये हादसा हुआ है, मौसमियाती खराबी की वजह से बज़ाहिर तो यही वजह नज़र आती है। लेकिन ये कि जिन बैनुल-अक़वामी हालात और जिस अंदाज में जो खित्ते की सूरत हाल है उसके अंदर बहुत सारे मामलात जो हैं वो देखने पड़ेंगे। वो क्या अवामिल थे कि वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको नहीं बताया गया मौसम की खराबी के हवाले से, या क्या वजह थी, इसके अंदर इसकी तमाम पहलुओं से तहकीक होना बड़ी ज़रूरी है। इस हादसे को सिर्फ हादसा नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश का अंसर भी हो सकता है। और मेरा ख्याल ये कि जब मुकम्मल तहकीकात होंगी तो इस तरह की अगर कोई बात सामने आएगी तो फिर बिल्कुल ऐसा। अच्छा हामिद साहब, ये जिस आपने कहा ना कि कोई ना कोई आंसर मौजूद है शक का, कि देखना होगा ये मामला है कि रूनुमा कैसे हुआ, क्योंकि जो ये हादसा है उसके मुताबिक सिर्फ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी नहीं, बहुत इंतहाई हाई प्रोफाइल शख्सियात इस हेलीकॉप्टर में सवार थीं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, मशरिकी आज़रबाईजान के गवर्नर और तबरेज़ के इमाम, इसके अलावा सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर और बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे, क्योंकि हर एक इंसानी जान अपने तई एक अहमियत रखती है। दूसरी तरफ ये भी कि आज़रबाईजान के सदर से जब ये मुलाकात का अमल मुकम्मल हुआ तो उन्होंने भी ये बरमला इस बात का इजहार किया कि कुछ लोग हैं जो कि आपकी आमद से नाखुश हैं और इस मुलाकात से नाखुश हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ उनका इशारा रहा होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि खित्ते के अंदर ईरान के जो मामलात हैं अमेरिका के साथ, खित्ते के अंदर ईरान की जो इसराइल के साथ अभी हालिया कशीदगी हुई, खित्ते के अंदर हिजबुल्लाह की हमायत करने पर और दूसरे मामलात के ऊपर जो ईरान के लिए ईरान को एक तरह से अकेला किया गया है, उस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि इब्राहिम रईसी साहब ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया कि जी वो ये चाहते हैं कि हर हालत में जो है वो खित्ते में जो मुसलमानों का कश्त खून हो रहा है उसको रोका जाए और जो फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बात की जाए।
और मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये कहा कि उनको गैर तबई मौत का शिकार किया जा सकता है, और जब इतना हाई वैल्यू, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू टारगेट किसी को भी किया जाता है तो उसके साथ भी, जैसे आपने भी कहा, कि बहुत सारे दूसरे हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल हो जाते हैं, और इसीलिए वो ऑब्वियसली एक उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इंतहाई VIP मूवमेंट के साथ चल रहा था। वो डैम का इफ्तिताह करके आ रहे थे और वो इस अंदाज में वज़ीर ख़ारजा भी उनके साथ हैं, गवर्नर भी उनके साथ हैं और इमाम तबरेज़ भी हैं। तो ये सारी सूरत हाल अगर देखी जाए तो बहरहाल इस तरफ इशारा तो ज़रूर करती है कि इसको एक सिर्फ हादसा करार देकर हम जो है वो मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और देखना होगा कि ईरानी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं और उनकी तहकीकाती जो एजेंसीज हैं वो मामले की किस तरह तहकीकात करती हैं और क्या उसके नताइज सामने आते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहावुद्दीन मशरकी, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे और वही कह रहे हैं कि इस मामले को सिर्फ एक हादसा नहीं गर्दाना जा सकता, लेकिन ये देखना है कि ईरान खुद इस मामले की तहकीकात को किस तरीके से प्रोसीड करता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, फोर्ब्स हर साल दुनिया भर में कामयाब नौजवानों की एक लिस्ट जो है वो शाया करता है और ये फहरिस्त में कारोबारी मर्द और ख़वातीन दोनों को ही जगह दी जाती है। अब हमने देखा कि फोर्ब्स ने अपनी 9वीं सालाना अंडर 30 एशिया जो फहरिस्त है उसे जारी कर दिया है और इस लिस्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक पूरे खित्ते में 21 ममालिक से और इलाकों के 30 साल से कम उम्र तरीन जो है वो 300 गैर मामूली अफराद को नुमाया जगह दी गई है, जो कि एशिया पैसिफिक के इलाके में सनतों को नई शक्ल दे रहे हैं। अब खास तौर पर चीन से 32 और जापान से 32 इंडोनेशिया 18 नौजवानों के साथ इस फहरिस्त में शामिल हैं। इस फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जिनमें से एक शख्सियत हैं अलीना नदीम साहिबा, जो कि बानी जुफाएं हैं। उन्हें वेलकम करते हैं और ज़रा उनसे बातचीत करते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान को सर्व करने में और ऐसा क्या है कि जिसकी वजह पर वो आज फोर्ब्स की लिस्ट का हिस्सा बनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अलीना। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह जिस सतह पर आपको आलमी सतह पर पज़ीराई मिल रही है वो ये देखकर आप खुद कितनी खुश हैं और आपके वालिदैन कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया न्यू न्यूज़ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आई थिंक फोर्ब्स तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है और आई थिंक जो सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो एशिया की कंट्रीज हैं उसके साथ शामिल किया गया है। हमारे पाकिस्तान से हम नॉट ओनली मी बट देयर वाज 7 अदर्स, तो 7 और पाकिस्तानी हमारे लिस्ट पर हैं। तो ये सबसे पहले ये सबसे बड़ी बात है और आई मीन ये पाकिस्तान के लिए भी और आई थिंक मुल्क के लिए भी और हम सब जो एजुफाई करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपोजर है। तो अलीना मुझे ये बताइएगा कि एजुफाई जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस बुनियाद पर आपको फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट में शामिल किया? So, जो एजुफाई और जो हमारा कंपनी है और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए पैसे दे रहे हैं। सो अगर कोई पेरेंट है या कोई स्टूडेंट है जिसको पहले यूनिवर्सिटी लेवल तक हायर एजुकेशन में वो नहीं जा रहा था बिकॉज उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी या यूनिवर्सिटी देने के लिए पैसे नहीं थे, वो अब हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है। हमारी ऐप अगले महीने ऐप स्टोर पर रिलीज हो रही है और उनमें से अभी अगर आप ऐप पर जाएंगे तो 30 यूनिवर्सिटीज उस ऐप के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको बस अब एडमिशन खुद हासिल करना पड़ता है, मगर जो यूनिवर्सिटी फी की फाइनेंसिंग है वो हम दे देंगे और फिर द स्टूडेंट या पेरेंट कैन पे बैक ऑन अ मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई क्राइटेरिया है या कोई प्रोसीजर है कि आप किस तरीके से हंट करते हैं कि आपने किन स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट करना है, या फिर सालाना अगर हम देखें तो कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनको एजुफाई जो है वो मदद कर रहा है? तो हम अभी जो हमारी 30 यूनिवर्सिटीज हैं उसकी टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन इज ओवर 1 मिलियन स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। अच्छा।
Yes, so it is the largest and first ever education financing program that Pakistan has seen, so we have a number of students now, and we're hoping कि अब जो मुख्तलिफ शहर है पाकिस्तान में, अब we've launched in लाहौर में हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सियालकोट में, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सिंध, कराची में भी we have around 6 universities now जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम रोल आउट हो रहा है. So we hope हर रोज हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है कि so that हमारी जो ऑफरिंग है वो और लोगों तक पहुंचे. ठीक. अच्छा रीना, आई सी कि पाकिस्तान से 7 लोग शामिल हुए हैं, जबकि दूसरे ममालिक से काफ़ी ज़्यादा लोग इस लिस्ट का हिस्सा बने हैं. इनफैक्ट हिंदुस्तान से तो, इंडिया से तो 86 पीपल, मतलब 86 लोग बड़े मायने रखते हैं. क्या वजह है कि जो बाकी नौजवान हैं डिफरेंट ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, वो कुछ ज़्यादा हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? I mean, मैं जियो पॉलिटिक्स पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, मगर ऑब्वियसली हमारे मुल्क की जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है. तो हम खिलाड़ी मैदान में हम कम रिसोर्सेज के साथ खेल रहे होते हैं, मगर उसके अलावा हम जो हमारे साथ लोग आए हैं फोर्ब्स में, वो भी इस साल काफी नंबर है. सो आई थिंक हमें पॉजिटिव देखना चाहिए. और जो 7 लोग आए हैं उनकी एजुफाई हो या जो भी बुशरा सुल्तान हो एंड द अदर नॉमिनीज, जो भी उनके एंडेवर्स या प्रोजेक्ट्स जिस वजह से वो आए हैं, उनको मैं इंकरेज करूंगी कि पाकिस्तानी कौम इन प्रोजेक्ट्स को देखे और यूज करे. ठीक, बहुत शुक्रिया आपका लीना नदीम, अपना वक्त देने के लिए. बानिया जुफाई हमारे साथ मौजूद थी और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से आपको. हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ बिल्कुल मौजूद हैं और हमेशा रहेंगी कि जिस तरीके से आप पाकिस्तानी बच्चों की मदद कर रही हैं आला तालीम के हसूल के लिए दीगर दूसरे ममालिक जाकर, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है. अभी ज़रा न्यूज़ अपडेट्स शामिल करते हैं. तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया. ISPR के मुताबिक हाकान फेदान की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई. किर्गिज़स्तान से खुसूसी परवाज़ 170 पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर पहुँच गई. वज़ीर इत्तलात अतातार ने किर्गिज़स्तान से आने वाले तलबा का इस्तकबाल किया. और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी. 100 इंडेक्स में 124 पॉइंट्स का इजाफा, 75,519 पर ट्रेडिंग. वेलकम बैक वंस अगेन. और ब्रेक के बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे. इब्राहिम रईसी की शहादत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने शदीद दुख का इजहार किया है और एक्सपर्ट ट्वीट में कहा है कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की इत्तला के हवाले से होने वाली पेशरफ्त को बेचैनी से देख रहे थे. अच्छी खबर की उम्मीद थी, तहम अफसोस ऐसा नहीं होना था. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से इस हौलनाक नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ. शहीद की रूह को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए. अजीम ईरानी कौम रवायती हिम्मत के साथ इस सानहे पर काबू पा लेगी. जी, बैक टू प्रोग्राम अगेन. और प्रोग्राम का जो हमारे ये सेगमेंट है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट न सिर्फ ख़वातीन के लिए है बल्कि मर्द हजरात के लिए है. दोनों ने इसको देखना है, सुनना है और इस पर अमल भी करना है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में बहुत हद तक इजाफा हो गया है और ये सिर्फ ना हमारे इंटरनल मैटर्स को बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बल्कि जो हमारा एक्सटर्नल हमारी स्किन है इसको भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है. किसी को गर्मी दाने निकल आए हैं, किसी की स्किन पर पैचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, किसी की
स्किन बहुत ड्राई हो रही है, हम कह तो रहे होते हैं कि हम लोग वाटर इनटेक मुकम्मल ले रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों ये गर्मी इतनी झुलसा देने वाली है कि हमारे जो मसाइल हैं स्किन के वो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, और इसमें मैं खुद भी इसका शिकार हो चुकी हूँ। एनीवेज हमें ज्वाइन किया है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कंवल, सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि क्या वजह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है या फिर हम अपनी स्किन रूटीन से हट गए हैं? एक्चुअली गर्मी तो है बहुत ज़्यादा। देखिए ये तो एक ऐसा फैक्ट है जिससे हम नज़र नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो चुराने नहीं देगी नज़र हमें। गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत तो है, बट क्या होता है कि हम पहले से ही अपनी स्किन की कोई ख़ास केयर नहीं कर रहे होते, राइट। हमारी स्किन को गर्मी सर्दी हर वक्त हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन, ये सब चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक आम तासुर है ना लोगों में, वो कहते हैं कि मॉइस्चराइजर की ज़रूरत तो सर्दी में पड़ती है, गर्मी में तो लोग भाग रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए ये है कि जब भी आपको आपकी स्किन किसी भी वेदर में है, आपकी स्किन समर विंटर किसी भी वेदर में है, मॉइस्चराइजर आपके लिए कंपल्सरी है। जैसे सनस्क्रीन, सन ब्लॉक आपके लिए कंपल्सरी है, वैसे मॉइस्चराइजर भी कंपल्सरी है। या जिस तरह से पानी पीना ज़रूरी है, उसी तरह से मॉइस्चराइजर का लगाना भी ज़रूरी है हर वेदर में। सो गर्मी के लिए भी जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि हमने सिर्फ सर्दी में ही मॉइस्चराइजर लगाना है, ये गलत है बहुत। सो मॉइस्चराइज़र आपने अपनी डेली रूटीन में शामिल रखना है। आपने जब भी अपना फेस वॉश करना है, वज़ू करना है, शावर लेना है, पानी का इस्तेमाल जब भी आप अपने चेहरे पर या बॉडी पर करेंगे, आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, राइट। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, पैची है, फ्लैकी है, तो आपने ऑयल वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। सो आप अपनी स्किन के मुताबिक वाइजली चूज़ करेंगे कि आपकी स्किन को कौन सा मॉइस्चराइज़र चाहिए, इधर ऑयली या नॉन ऑयली, बट मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। इसी तरह से अगर हम अपनी स्किन, जैसे अभी विंटर आपको पता है, सर्दियाँ बहुत शदीद सर्दी थी और एक्चुअली एक्सट्रीम हो गया है, पूरे ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, और उसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाले कुछ सालों में कहते हैं कि इसी तरह से गर्मी का जोर भी ज्यादा रहेगा और सर्दियों का जोर। अभी से आदत बनाना शुरू करें, हम लोग अपनी हिफाजत करना शुरू करें अपनी सराउंडिंग की खुद से। अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपर्ली हाइड्रेट कर लेंगे इंटरनली, अगर आप मॉइस्चराइज कर लेंगे आउटसाइड से, तो आपकी स्किन काफी हद तक बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकती है। अच्छा, अभी जरा मैं पहले एक्सटर्नल मामला को जिक्र करती हूँ, फिर हम लोग इंटरनल की तरफ भी आएंगे। एक्सटर्नल में पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी 3 से 4 चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम अपनी जिंदगी में जरूरी बना लें। और दूसरा ये कि आपने देखा ना कि अमूमन लोग जब धूप में निकलते हैं तो कुछ लोग तो व्हाइट ग्लव्स पहनते हैं, कुछ लोग ब्लैक ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से कौन से ग्लव्स या कौन सा कपड़े का रंग हमारी स्किन के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, मोस्टली पहले मैं आपके सबसे आखिरी सवाल का जवाब दे देती हूँ कि अगर आपने ग्लव्स यूज करने हैं तो प्रेफरेबली इस वेदर में ब्लैक कलर के यूज करें। उसका रीजन ये होता है कि जब आप डार्क कलर यूज करेंगे अपने हाथों के लिए या अपने आप को कवर करने के लिए, तो वो सनलाइट को आपसे दूर करता है, रिपेल करता है। सो आपने ब्लैक कलर के जो भी आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं, आप हिजाब नकाब यूज कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को कवर करते हैं और ये बहुत अच्छी आदत है, बिकॉज आपके बालों को भी सन प्रोटेक्शन चाहिए, आपके फेस को भी चाहिए और आपकी बॉडी को भी चाहिए। सो प्रेफरेबली कोशिश करें कि ब्लैक कलर के ग्लव्स यूज करें। ब्लैक कलर का जो भी आपने यूज करना है प्रोटेक्शन, वो ब्लैक कलर की यूज करें। सन ग्लासेस इस्तेमाल करें जरूर, क्योंकि वो ना सिर्फ आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि काफी हद तक आपके फोरहेड को भी वो कवर कर लेते हैं, राइट। कोशिश करें कि जब भी आप अपने घर से, इवन तो अगर आपने गाड़ी में भी जाना है तो भी वहां तक भी आप अपने बालों को कवर करके निकलें। आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी शदीद धूप है उसमें ये प्रोटेक्शन जरूरी है सारी। अच्छा, और इन प्रोटेक्शंस को लेते हुए आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना है कि हमारे साथ वाले कोलीग्स क्या सोचेंगे, सड़क पर चलने वाले लोग क्या सोचेंगे कि इसको तो फैशन सूझ रहा है। नहीं, आपने अपनी जान की परवाह खुद करनी है भाई। एक्चुअली ये गर्मी मेरा नहीं ख्याल किसी को कुछ सोचने देगी, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि ये मजबूरी है, नीड ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं ना, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि अगर आप ये प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो आपकी स्किन ना सिर्फ टैनिंग का शिकार हो जाएगी बल्कि बर्न भी हो सकती है। इतनी सिवियरिटी के साथ जिन लोगों को ये खाम की गलत फहमी होती है कि हम घर में बैठे हुए हैं, हमें सन कुछ नहीं कहता। देखिए, जितनी शदीद गर्मी है, भले से आप एसी में भी बैठे हुए हैं, दीवारों की तपिश है, अगर आपकी ग्लास वॉल्स हैं, ग्लास विंडोज हैं, उनसे भी सनलाइट आ रही है। दूसरा, आपके घर में किचन है, किचन की हीट भी डबल हो रही है, राइट, बिकॉज एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हीट है। उसके अलावा अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो सनस्क्रीन आपको, अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो वो जो आपकी
आपकी विंड स्क्रीन है वो काफी हद तक सनलाइट को एसी अभी आप ऑन करें तो वो 5 मिनट तक तो आग ही बरसाता रहता है, 5 मिनट जरिया मेरे ख्याल में आप कम जा रही हो बिकॉज वो इतनी देर तक हम लोग, मुझे तो कभी कभी लगता है अगर 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस है और आपने एसी ऑन किया तो मुझे लगता है 10 मिनट आपको सुकून अभी आने लगता है कि आपके उतरने का टाइम आ जाता है। अच्छा, अब जरा खाने पीने की तरफ आ जाते हैं। ये बताइए कि वो हाइड्रेशन वाले मामलात को मेंटेन रखने के लिए किन फलों का या किन सब्जियों का या किस किस्म की और चीज़ों का इस्तेमाल करें? अभी बहुत अच्छा, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जो है वो है पानी, सादा पानी हर घर में अवेलेबल है। पानी की बोतल अपने साथ रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम पिए, मैक्सिमम पानी पिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हर वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट डाइटिशियंस जो है कह रहे होते हैं कि पानी पिए पानी पिए पानी पिए, तो इतना पानी भी अच्छा नहीं होता। जो ये 44-45 का टेम्परेचर है, इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो इंटरनली आपकी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं, आपको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपको कोई भी जो है वो हीट वेव, हीट शॉक आ सकता है। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप सिप करके बहुत ठंडा पानी ना पिए, ये भी खास एक एहतियात करें कि आपने घर में फ्रीज कर लिया है पानी, रात पूरी वो बर्फ बनता रहा है, सुबह निकाल के आप वो पानी पीना शुरू कर दें। तो बर्फ चबा रहे होते हैं, exactly. वो कौन से लोग हैं? नहीं, लेकिन ये कि वो फायदा नहीं है ना, उस पानी का कोई फायदा नहीं है। आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, बाहर से फौरी तौर पर आके आपने ठंडा पानी नहीं पीना। अच्छा डॉक्टर, एक ना और मामला है कि जब, अब जाहिर सी बात है, हम जब नलका खोलते हैं तो ऐसे लगता है कि डायरेक्ट दोज़ख से पानी आ रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग गर्म पानी में ही मुंह धोना शुरू कर देते हैं। ये हमारी स्किन के लिए कितना डेंजरस हो सकता है? डेफिनेटली डेंजरस है। देखिए, टेम्परेचर का एक्सट्रीम कोई भी हो, एक्सट्रीम ठंडा पानी, एक्सट्रीम गर्म पानी, दोनों ही नुकसानदायक हैं। आपने मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसा भी होता है कि हम आइसिंग के लिए भी कहते हैं कि आप आइसिंग करें, उस एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी हम जाते हैं, बट वो सर्टन कंडीशंस होती हैं, हर एक के लिए नहीं कि आप बाहर से आए आते ही आपने बहुत एक्सट्रीम ठंडे पानी से फेस वॉश करना शुरू कर दिया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपने एक्सट्रीम पर नहीं जाना, ना एक्सट्रीम हॉट हो ना एक्सट्रीम कोल्ड वाटर हो, आपने नॉर्मल टेम्परेचर का थोड़ी देर वो दोज़ख का रास्ता चेंज होने का इंतजार कर ले और फिर जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए फिर अपना पानी। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल साहब अपना वक्त देने के लिए। अभी एक अहम खबर है जो कि नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की शहादत पर योम शोक का ऐलान कर दिया है। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ इज़हार एकजहती के लिए पाकिस्तानी परचम सरनिगू रहेगा और हादसे में ईरानी सदर की शहादत पर उन्हें शदीद दुख और अफसोस हुआ है। वो पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से इस हौलनाक नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह शहीद की रूह को जन्नतुल फिरदौस में सुकून अता फरमाए। अजीम ईरानी कौम रवायती हिम्मत के साथ इस सानहे पर काबू पा लेगी। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की इत्तला के हवाले से होने वाली पेशरफ्त को बेचैनी से देख रहे थे। अच्छी खबर की उम्मीद थी, ताहम अफसोस ऐसा नहीं होना था। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की शहादत पर यौम शोक का ऐलान कर दिया है। हम बिल्कुल हमेशा से ये जुमला कहते आए हैं कि ईरानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं और पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हम भाइयों वाली मोहब्बत ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ रखते हैं। और अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक में जो रहने वाली कौमें हैं वो एक ही नज़रिए की बुनियाद की अक्कासी करती हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यही वजह है कि आज अपने ईरानी बहन भाइयों की इस दुख की घड़ी में पाकिस्तानी कौम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।